हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपोथेसिस, इट्स नीड एंड इट्स टाइप। हिंदी में इसे हम परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि जब हम रिसर्च डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स में एक स्टेप्स हाइपोथेसिस भी रहता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग या हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का भी एक स्टेप रहता है उसमें। तो सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद होगा उस क्लास का, तो उसमें सबसे पहला स्टेप था प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करना। तो until and unless there is any problem we are not going to do any kind of research। तो एक प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रॉब्लम का जो प्रोबेबल आंसर होगा, यानी कि बहुत सारे रीज़न होंगे जो उस प्रॉब्लम के कारण होंगे या उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते होंगे। तो उस प्रॉब्लम का जो प्रोबेबल रीज़न होगा कि वो उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये जो स्टेटमेंट हम देते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर वो स्टेटमेंट है उसका प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है तो उसे हम हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे मर्डर मिस्ट्री में किसी भी डिटेक्टिव को पता नहीं रहता कौन सा कोर्स होता है, लेकिन वो किसी प्रोबेबिलिटी के अनुसार अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जारी रखता है। जैसे एग्जांपल्स हम इसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मुंगेर ही की बात कर लीजिए, तो उसमें यहाँ हम कहेंगे कि खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न के उत्पादन की कमी हो गई है। तो उसका प्रोबेबल आंसर या फिर उसका जो प्रोबेबल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेगा क्यों कम हुआ है, तो ये हो सकता है मान लीजिए कि यहाँ पे कैश क्रॉप कल्टीवेशन बढ़ गया है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग इंक्रीज हो गया है, या अगर हम बोले सीजनल पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है खाद्यान्न की खेती या खाद्यान्न कम होने लगे हैं, तो उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम एक अज्यूम फैक्टर बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद हम एक अज्यूम फैक्टर लेते हैं कि यहाँ पे कैश क्रॉप के ज़्यादा कल्टीवेशन से यहाँ पे खाद्यान्न के उत्पादन की कमी हो गई है। एक एग्जाम्पल है ये। तो ये मेरा क्या होगा कि प्रोबेबल आंसर होगा मेरे इस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन का। लेकिन प्रमाणित तौर पे हम उसको नहीं कह सकते कि जो प्रॉब्लम है उसको यही स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है और कोई स्टेटमेंट नहीं एक्सप्लेन करता है। तो बस एक फॉर्म ऑफ डायरेक्शन या दिशा हमें प्रदान करता है कि मेरा जो रिसर्च है या मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए। माइट बी पॉसिबल जो हम स्टेटमेंट अज्यूम किए हैं या लिए हैं एज अ हाइपोथेसिस, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ऐसा कभी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही ही होगा। अगर वो सही हुआ तो फिर हम कहेंगे हाँ हमारा हाइपोथेसिस सही है और ये जो स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। और अगर ये गलत होता है तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बस हम हाइपोथेसिस को यही समझते हैं कि वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट सिर्फ है जो एक किसी पर्टिकुलर घटना या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। नीड्स ऑफ हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथेसिस की क्या ज़रूरत है, वाई शुड वी फॉर्म हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हाइपोथेसिस बनाने से हमारे रिसर्च को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, या हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिकली कोई रिसर्च काम चलता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन में अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना है। और जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर एक प्रोबेबल आंसर हम देते हैं अपने प्रॉब्लम का, तो ये एक तरह से क्लैरिटी भी आती है हमारे प्रॉब्लम में जो हम लेते हैं अपने रिसर्च वर्क को करने के लिए, और उसके लिए जो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म करते हैं, यानी कि इस रिसर्च करने के बाद कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे होंगे। तो उन दोनों में भी क्या होता है, ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा है कि इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि ओवरऑल रिसर्च का क्या हमारा रूपरेखा है या क्या हमारा खाका है, किस तरह से कौन सा स्टेप होगा, क्या क्या चीज़ हम करेंगे। ये एक ओवरऑल रिसर्च डिज़ाइन का आउटलुक हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें आगे डायरेक्शन मिलता है कि कौन सा हमें सैम्पलिंग टेक्निक लेना चाहिए, कौन सा हमें एनालिटिकल टूल्स लेना चाहिए, या किस तरह से हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी, हमारा सैम्पल कैसा होगा, कौन कौन से सैम्पल ग्रुप्स हम सेलेक्ट करेंगे, मेथड्स या फिर टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल किस तरह से हम करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो ये सारा चीज़ हमें क्लैरिटी इस हाइपोथेसिस के थ्रू ही मिलती है। तो अगर हम कहें तो हाइपोथेसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बेस। विदाउट हाइपोथेसिस हम किसी भी रिसर्च की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च नहीं होता है, लेकिन रिसर्च गिव्स अ बेस, अ साउंड, या फिर हम कहें साइंटिफिक बेस देता है किसी भी रिसर्च को आगे करने के लिए। फिर जितने भी एनालिसिस होते हैं या जितने भी हम रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करते हैं इस हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के बाद, तो वो भी हमें बताता है कि ये हम जो स्टेटमेंट लिए थे वो सही है या नहीं है, या फिर और कौन कौन से प्रोबेबल फैक्टर्स या और कौन कौन से प्रोबेबल रीज़न होंगे जो उस प्रॉब्लम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या उस प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं। तो ये एक तरह से हमें फ्यूचर सजेशन या फिर फ्यूचर डायरेक्शन भी देता है कि कैसे हम लोग रिसर्च आगे कर सकते हैं।
तो जैसे पहले भी हम कहें कि रिसर्च वर्क में जब हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं तो वो उसे एक साइंटिफिक बेस देता है। तो इसीलिए जब रिसर्च में हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करता है जब कोई रिसर्चर, तो एक तरह से ये प्रमाणित किया जाता है या प्रूफ दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में रिसर्चर को पूर्वाभास है या फिर पहले पुरानी उसकी जानकारी है उस बारे में रखता है, और इसी पुरानी जानकारी के आधार पे वो आगे आने वाले टाइम में कुछ इसके बारे में कुछ सजेशंस भी दे सकता है, यानी सजेशंस टू द फ्यूचर प्रॉब्लम उसके पास है वहाँ पे। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से एक तरह का बाउंड्री या फिर एक उसका डिलिमिटेशन किया जाता है रिसर्च का। अगर ये नहीं किया जाएगा, हाइपोथेसिस नहीं हम रखेंगे, तो एक तरह से सारा चीज़ हैपहैज़र्ड वे में होगा और वेग हो जाएगा कि हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो हाइपोथेसिस से वेगनेस को भी अवॉइड किया जा सकता है। इवन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑल्सो प्रोवाइड एडवांसमेंट इन द न्यू नॉलेज। जैसे अगर हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसमें उस आंसर को, यानी कि जो हम हाइपोथेसिस लिए हैं एज अ प्रोबेबल आंसर टू आवर क्वेश्चन, तो अगर ये प्रूफ होता है तो ये एक एडिशन हो जाएगा एग्जिस्टिंग नॉलेज में। ये जो पहले से कोई इस्टेब्लिश थ्योरी है उसको भी मॉडिफाई करने में, बाई चांस मान लीजिए कि पहले से कोई गलत धारणा चली आ रही सोसाइटी में, तो अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद प्रूफ कर देते हैं कि जो हम अपने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिए हैं अगर वो सही पाया जाता है, तो हो सकता है कि जो पुरानी थ्योरीज़ है या पुराना जो सेट ऑफ नॉर्म्स है उसमें भी चेंजेस आ सकता है। फिर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में भी इसका जन्म दिया जा सकता है। या फिर अगर थ्योरी नहीं, या अगर हाइपोथेसिस हम नहीं भी टेस्ट कर पाते हैं, तो एक ये आइडिया रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं करता है, और रिसर्च के फील्ड में आगे कंटिन्यू करने में हमें मदद करता है।